Yes, we start chapter 9, that is small business and entrepreneurship. In this chapter, we study about the small businesses. As we know कि large scale business, small scale business, medium scale business, हमारे different types of businesses होते हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम स्मॉल स्केल बिजनेसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ टॉपिक जो है वो न्यू ऐड हुआ है, जिसमें हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप जो है, हम इसका मीनिंग एंड नीड इम्पोर्टेंस करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप। साथ ही इसमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ है हमारा स्टार्टअप इंडिया। आप जानते हैं ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम अभी न्यू लॉन्च हुई है जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, मतलब इन 2015 ही आई थिंक स्टार्ट हुई है। तो स्टार्टअप इंडिया में आपने देखा है नए नए जो स्कीम्स हैं, नए नए जो स्टार्टअप आइडियाज हैं वो हमने स्टार्ट की है। साथ ही गवर्नमेंट ने कुछ और इसमें दिया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें क्या होता है, कुछ आपके जैसे पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्क होते हैं आर्टिस्टिक वर्क, मतलब हम कह सकते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इनोवेशंस करना हो तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब ये 3 टॉपिक्स आप कह सकते हो इसमें न्यू ऐड किए गए हैं हमारे, जिसमें स्टार्टअप इंडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है। साथ ही जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है स्मॉल बिजनेस, तो इसमें छोटा टॉपिक स्मॉल बिजनेस का है कि एक रोल क्या होता है हमारे उसमें, स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है, प्लस हम इसमें कह सकते हैं कि गवर्नमेंट आजकल जो है हमें क्या क्या हेल्प करती है, क्या क्या स्कीम्स देती है फॉर स्मॉल स्केल बिजनेसेस। तो स्मॉल स्केल बिजनेसेस को फर्म्स जो है या गवर्नमेंट की तरफ से भी कौन कौन से जो है उनको हेल्प मिलती है, ठीक है, सपोर्ट मिलता है कह सकते हैं। पर इस चैप्टर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहले हम न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो टॉपिक हमारा थोड़ा सा एंड में दिया हुआ है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स में जाइए, नीचे आप इसमें पेज नंबर इसमें जो कुछ टॉपिक ऐसा है जो हमें नहीं करना। आई थिंक पेज नंबर 216 पे स्टार्ट है, आप अपनी अपनी बुक्स में देख लीजिए। टू 15 पे जहां से हमारा मेन ये आपके आ गया, ये रहा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सब अपनी एनसीईआरटी बुक्स में टॉपिक निकाल लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हम इसमें टॉपिक वाइज करेंगे और आपको मैं लिखवा दूंगी, ठीक है, जो हमें लगेगा आपका लिखवाने लायक है टॉपिक, क्योंकि ये कुछ न्यू टॉपिक है जिनके बारे में ठीक से दिया नहीं हुआ अपनी बुक्स में, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा नोट डाउन करके करेंगे कि क्या क्या लिखना है हमने इसमें। चलिए फर्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसे हम ईडी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म ईडी। तो हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको 3 जो है मेन इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स आते रहेंगे उनको याद रखना है। फर्स्ट इज, लिख लीजिए चाहे नोट डाउन कर लीजिए, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, हम पर्सन को बोलेंगे जो ये करेगा उसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। सेकंड इज एंटरप्रेन्योरशिप, जो ये वर्ड ही है एंटरप्रेन्योरशिप, हम एक प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है ना। जब कोई पर्सन एंटरप्रेन्योर कुछ काम करता है, कुछ प्रोसेस करता है तो उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंड लास्ट इज एंटरप्राइज।
मीन्स जो वो अपनी प्रोसेस के थ्रू करता है और कुछ स्टार्ट करता है, उसे आप क्या कहेंगे, मतलब हम कह सकते हैं क्या आउटकम आएगा, उसे हम क्या कहेंगे, एंटरप्राइज। द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस दैट इज द बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड एंटरप्राइज, और person who set up the business is called entrepreneur. And what is entrepreneurship? The process of setting on business as distinct, मतलब दूसरों से different from pursuing any other economic activity. means entrepreneurship कोई भी प्रोसेस हो सकता है जिसमें आप सेटअप करते हो, ठीक है, कोई भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है गुड्स से रिलेटेड हो, सर्विसेज से रिलेटेड भी हो सकता है, वो एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है, ठीक है ना, हमने पढ़ा हुआ है बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी वे में आ सकता है। तो इसकी पहले तो एक अच्छी सी डेफिनेशन लिख लीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप, it is a process of setting up on business setting up on business as distinct for pursuing any other economic activity, pursuing any other activity. May be employment or profession, may be employment or profession. क्लियर है एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योर की हमने बात की, एंटरप्रेन्योर कौन है, जो अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज के लिए देखेगा, लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज बट दे कन्वर्ट द चैलेंजेस इनटू कंफर्ट्स। अगर हम कहें जो भी चैलेंजेस आते हैं आपके एक बिजनेस में, ये उन चैलेंजेस को कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, वो एक एंटरप्रेन्योर है। अगर हम कहें सिंपल लैंग्वेज में कि द पर्सन हु सेट अप हिज बिजनेस, जो एक बिजनेस सेटअप करता है, बिजनेस सेटअप करना हम इसको इजी नहीं कहेंगे, जो वो अपॉर्चुनिटीज है वो उसको कन्वर्ट करता है चैलेंजेस में, ठीक है, कंफर्ट्स में। मींस एक चैलेंज एक्सेप्ट किया, एक अपॉर्चुनिटी आई दिमाग में, उसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कहा कि मैं इसको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, क्या करके दिखाएगा वो, उस वेंचर को, उस शॉप को, जो भी वो चाहता है उसको सेट करके, सेटिंग अप दी वेंचर हो सकता है, सेटिंग अप दी शॉप हो सकता है, कुछ चेंज करना, कुछ अलग करना, ठीक है ना, वो हो जाता है मेन एंटरप्रेन्योर। अब हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हमने बात की, तो वो चॉइस है हमारी कि हम क्या चाहते हैं, हम कौन सी अपॉर्चुनिटी है। कई बार हम चाहते हैं हम सेम ही काम करें जो सब कर रहे हैं, हमने क्या अलग करना है, पर कई बार हम अलग सोचते हैं ना, अपनी अलग वो देखते हैं, कुछ ऐसा निकालते हैं नई चीज की ताकि सबको उससे रिलेटेड कुछ काम मिले। हम कई बार उनके लिए जॉब प्रोवाइडर भी हो जाते हैं, ठीक है ना, जॉब सीकर की बजाय, मतलब हम खुद जॉब ढूंढ रहे थे, अब हमने ऐसा कुछ ढूंढ निकाला, ऐसा कुछ सेटअप कर लिया कि हम औरों को जॉब दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल हम कह सकते हैं बेनिफिट आता है, एक पीस आता है, एक कंफर्ट आता है एक एंटरप्रेन्योर में। अब आ जाता है व्हाई देयर इज अ नीड फॉर, नीड और कह सकते हैं इंपॉर्टेंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, क्या जरूरत पड़ती है हमको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है ना,
वाई देर इज अ नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अभी हमने बताया एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ होती है, सोशल डेवलपमेंट होता है। आपने देखा होगा मोस्टली जितनी भी डेवलपमेंट कंट्रीज होती है वहाँ फ्रीडम होती है उनको वर्क करने की, ठीक है। जब वो फ्रीडम से वर्क करते हैं तो उनको पता होता है हमारे रिसोर्सेज को हमने कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे नेशनल इनकम को इंक्रीज करना है, कैसे जो डिमांड है कंज्यूमर्स की गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड उनको हमने फुलफिल करना है, ठीक है। हाँ, कई बार उनको प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियली शॉर्टेज होती है, पर कहीं ना कहीं उनको अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी रिसोर्सेज के साथ वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज को यूटिलाइज करते हैं और डेवलप करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें डिमांड को पूरा करना है, ठीक है ना, अगर हम कह सकते हैं जो चेंजिंग डिमांड पैटर्न हो रहा है आजकल, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, तभी तो कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है। मींस वो मशीनरी जो हम बाहर से मंगवाते हैं, हम उसके लिए इतना इतना पे करते हैं, क्यों ना वही चीज हम अपने घर बना लें, ठीक है। जैसे हमने टी और कॉफी का एग्जांपल लेते हैं, मुझे टी पीनी है पर टी तो बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है, बाहर से मंगवानी पड़ती है, तो मैं कॉफी ना पी लूं उसकी जगह, टी और कॉफी पीने के बाद एक ही तरह की फीलिंग आती है। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है कि जो चीज आप बाहर से मंगवा रहे हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लीजिए, मीन्स वो ना मंगवानी पड़े, आप खुद बना लीजिए या खुद ऐसा अरेंज कीजिए, उसका सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। एप्पल और ऑरेंज है, एप्पल अवेलेबल नहीं है तो मैं ऑरेंज खा लूंगी, तब भी मुझे लगेगा ना मैंने फ्रूट तो खा लिया है। तो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढ लेना चाहिए। इसके अलावा गुड्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने चाहिए ताकि जो डिमांड है वो बढ़ सके, और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको इंक्रीज करना चाहिए हमें। तो अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप वही है जो रिस्क उठाता है, जो नए नए वेंचर्स को लॉन्च करता है, नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करता है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ करता है, नई नई मार्केट्स को डेवलप करता है। तो हम कह सकते हैं ये सारी अगर वो स्ट्रेटेजीज अपनाता है तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अच्छी तरह खड़ी कर सकता है। अब आ जाता है व्हाई देयर इज अ नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। क्या हमें जरूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की? इट इज क्लियर टू एवरीवन अभी तक मैंने जो बताया? यस मैम। देखिए हमारी बुक में जो है करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं ये ऊपर, ठीक है। हमारे टॉपिक में करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, प्रॉपर नीड है। इंपॉर्टेंस करेक्टरिस्टिक्स हम मिलते जुलते पॉइंट्स कह सकते हैं, लेकिन आप कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, कुछ हम इसी में से कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। व्हाई देयर इज अ नीड, हम नीड कर रहे हैं, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट इज द लाइफलाइन ऑफ द नेशन। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लाइफलाइन है हमारे नेशन के लिए। लाइफलाइन ऑफ द नेशन इट मींस क्या है? देखो कोई भी कंट्री हो वो ग्रो नहीं कर सकती, वो डेवलप नहीं कर सकती विदाउट अ गुड एंटरप्रेन्योरशिप। आप कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज उठा लीजिए, चाहे यूएसए है, यूके है, वो इतनी वेल डेवलप है, क्यों? क्योंकि वहां पर जो एंटरप्राइजेस है वो वेल एस्टेब्लिश है, ठीक है ना। तो हर नेशन का यही एक कह सकते हैं, हर नेशन यही ट्राई करता है कि उनका जो ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज का वो इंक्रीज हो, डे टू डे इंक्रीज हो। जिस कंट्री का देखो बिजनेस इकोनॉमिक लेवल अच्छा होगा वही कंट्री तो डेवलप होगी। हम इंडिया को कहते हैं इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जा रही है, लेकिन पूरी तरह डेवलप कंट्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं लाइफलाइन ऑफ द नेशन है, जिस कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा होगा, बेटर होगा, वहां की आप कह सकते हो वो कंट्री जरूर डेवलप करेगा ही करेगा। क्लियर फर्स्ट पॉइंट, लाइफलाइन ऑफ द नेशन। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है सिस्टमैटिक एक्टिविटी, अगर आप बुक्स में देखें तो सिस्टमैटिक एक्टिविटी भी करेक्ट है, मींस
एंटरप्रेन्योरशिप कोई गिफ्ट नहीं है, ये तो एक स्टेप बाय स्टेप पर्पसफुल एक्टिविटी है, एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। ठीक है, आप अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपनी एफिशिएंसी लेवल से एक एक चीज को करते जाओगे, सीखते जाओगे। देखो कहीं ना कहीं आपको, अगर आपकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, आपको एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है काम कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं जो एंटरप्रेन्योरशिप की चीजें हैं वो आप अच्छी तरह सीख जाओगे और कहीं ना कहीं वो आपकी कंट्री को हेल्प करेगी। सेकंड आ जाता है हमारा इसमें प्रोवाइड इनोवेशन। अगर आप चाहते हो आपकी कंट्री में न्यू न्यू इनोवेशंस आए, न्यू न्यू डेवलपमेंट्स हो, नए मेथड्स हो, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत पड़ती ही है। सेकंड इज प्रोवाइड इनोवेशंस। अब देखो एंटरप्रेन्योर कौन होगा, ऐसे तो सब अपने आप को एंटरप्रेन्योर कह देंगे, नहीं, जो न्यू आइडियाज लाएगा, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन लाएगा, न्यू वेज लाएगा मार्केटिंग करने के, ठीक है, नए नए बिजनेस आइडियाज लाएगा, रिस्क फैक्टर उठाएगा, वो ही देखना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं इनोवेशंस भी लाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड इज ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इनोवेशन का पॉइंट हमारा बुक में भी दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ग्रोथ कब होगी, देखो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सारे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर लेता है। अच्छा बिजनेसमैन क्या होता है, जिसको पता हो, मान लो मैं बिजनेस करती हूँ तो मुझे पता हो ना मार्केट में क्या नया चल रहा है, जिस चीज का मेरा बिजनेस है। अगर मैं ओल्ड फैशन पुराना ओल्ड टेस्ट का रखूंगी तो कोई क्यों आएगा मेरे पास, कोई भी नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप को बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी चाहिए, उसे पता हो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो उसको अडेप्ट करे एनवायरनमेंट के हिसाब से, सोसाइटी और इकोनॉमी के हिसाब से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीजें यूज करे ताकि जो ओवरऑल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो पूरी सिस्टम का, पूरे कंट्री का। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी भी लाता है। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम थर्ड पॉइंट लिखवा दो। पूरा या पॉइंट बोल रहे हो बेटा? मैम पॉइंट में थर्ड पॉइंट शॉर्ट में लिखवा दो उसको। ठीक है, फर्स्ट एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट इज लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, सेकेंड इज प्रोवाइड इनोवेशन, थर्ड इज ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इसके बारे में लिख लीजिए, ग्रोथ, द चेंजेस अडॉप्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर, द चेंजेस अडॉप्टेड बाय द एंटरप्रेन्योर brings changes in the society, and economy. Full stop. Latest technology used by enterprises not only brings growth in the enterprise, but also brings growth of the economy, at the large. Growth of the economy at the large. इट मीन्स क्या है कि जो भी चेंजेस अडेप्ट करेगा एक एंटरप्रेन्योर,
वो देखना कहीं ना कहीं सोसाइटी और इकोनॉमी में लाएगा, और जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो कहीं ना कहीं उसका एंटरप्राइज तो ग्रो करेगा करेगा, बल्कि पूरी सोसाइटी पूरी इकोनॉमी ही करेगी। फोर्थ इज इंक्रीज प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स कैसे इंक्रीज करेगा? जो एंटरप्रेन्योर है, उसका मेन मोटिव ही है कि वो कॉस्ट को कम करे और प्रॉफिट्स को इंक्रीज करे। उसके लिए उसको क्या करना होगा? जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। देखिए ना, अगर हम कॉस्ट को, किसी चीज की कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, वो तभी होगी जब आप रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज कर रहे हो, वेस्टेज नहीं कर रहे। जब आप वेस्टेज नहीं कर रहोगे तो आप कॉस्ट में रिडक्शन कर दोगे, और जब कॉस्ट में रिडक्शन होगी तो ऑब्वियस आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, और जिससे क्या होगा? प्रॉफिट्स बढ़ने से एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रॉफिट्स। क्लियर? फोर्थ पॉइंट। Yes, ma'am. Next is fifth point is employment opportunities. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे देगा? देखो, एक एंटरप्रेन्योरशिप है, वो अपने आप को तो देगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो देगा ही, साथ में वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे उसकी कंपनी की ग्रोथ होगी, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनके एंटरप्राइज में जॉब्स की जरूरत होगी, जिससे वो ऑफर करेगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, और जिससे क्या होगा? ग्रोथ इंक्रीज होगी उसके एम्प्लॉय। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी स्कोप देता है। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो देता ही देता है, साथ में लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट भी देता है। और लास्ट आ जाएगा सोशल बेनिफिट्स भी देता है। एंटरप्रेन्योरशिप सोशल बेनिफिट्स कैसे देगा? सोशल बेनिफिट्स मीन सोसाइटी को कैसे बेनिफिट्स देगा? सोसाइटी को तो यही दे सकता है कि अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बढ़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको मिलेंगे, ठीक है ना, लो कॉस्ट पे उनको सब कुछ प्रोवाइड होगा। साथ में अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो आप बैकवर्ड एरियाज को भी ठीक कर सकते हो, तो फिर रीजनल बैलेंसेस हो जाएगा। रीजनल बैलेंस क्या होता है? ऑल ओवर बैलेंस होना। हमारे इंडिया में क्या है, कुछ स्टेट्स तो बहुत अच्छी है, जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हम कहें दिल्ली हो गया, ठीक है, पर कुछ ऐसी भी स्टेट्स है जहाँ कुछ ग्रोथ नहीं होती, जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, वहां काफी पॉवर्टी है, ठीक है, ईस्टर्न एरियाज हो गए जहाँ अभी डेवलपमेंट होनी बाकी है। तो कहीं ना कहीं अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप यही करेगा, अच्छा एंटरप्रेन्योर्स यही करेंगे कि कहीं ना कहीं सोसाइटी को बेनिफिट्स दे, उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे, उनको हम कह सकते हैं सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करे उनका, प्लस रीजनल बैलेंस ग्रोथ करे। इससे क्या होगा? जो रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज अभी यूटिलाइज नहीं हुए, उनको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर? सोशल बेनिफिट्स तक क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फटाफट से मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट इज लाइफलाइन ऑफ द नेशन, मींस एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक लाइफलाइन की तरह वर्क करता है, मींस वो डेवलप कंट्रीज की तरह हमारी ग्रोथ करता है, एस्टेब्लिश करवाता है, और हर नेशन को चाहिए कि कहीं ना कहीं अपने जो ट्रेड है, जो अपना गुड्स एंड सर्विसेज है, व्यापार है, उसको इंक्रीज करे। सेकंड था इनोवेशन। हर एंटरप्रेन्योर की यही होती है कि वो न्यू न्यू आइडियाज, न्यू न्यू मेथड जो है, प्रोडक्शन हो गया, चाहे टेक्नोलॉजी हो गया, चाहे मार्केटिंग हो गया, उनको इंक्रीज करे, अपने बिजनेस आइडियाज को इंक्रीज करे, उनको एनहांस करे, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी हमने बात की कि जो भी चेंजेस एंटरप्रेन्योर्स करता है वो पूरी सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए करता है। इससे क्या होता है? ना सिर्फ उसकी एंटरप्राइजेस को ग्रोथ मिलती है, बल्कि पूरी सोसाइटी को मिलती है।
इंक्रीज प्रॉफिट्स करता है। जैसे हमने कहा हर एंटरप्रेन्योर की यही कोशिश रहती है कि अपने जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करे और जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे। इससे क्या होगा, उसके जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। And last is and second last is एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योरशिप ना हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देता है बल्कि एम्प्लॉयमेंट्स भी ऑफर करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। और सोशल बेनिफिट्स में आ जाएगा, सोसाइटी के लिए क्या क्या करता है, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंक्रीज करता है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देता है, लोअर कॉस्ट पे देता है, बैकवर्ड एरियाज को स्टेबल करता है, हम कह सकते हैं रीजनल ग्रोथ करता है, और रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हुई, स्कार्स रिसोर्सेज, उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। तो ये हो गया हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक, जिसमें सिर्फ इतना ही टॉपिक था, व्हाट डू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हमने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर कौन है, एक एंटरप्राइज किसे बोलते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जो प्रोसेस है। फिर हमने पढ़ा कि हमें वट इज अ नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, तो हमने पॉइंट्स पढ़े कि हमें इसीलिए इसकी नीड है। इसी में आ जाता है, सॉरी इसमें अभी एक टॉपिक है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि हमारी बुक्स में आई थिंक नहीं दिया हुआ, पर हमारे अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो उनमें ये सारे टॉपिक्स हैं। एनसीईआरटी में एक्चुअली ना कुछ अभी चेंजेस करे नहीं प्रॉपर। जिनके पास न्यू बुक्स है वो बताए मुझे कि उनकी बुक्स में प्रोसेस दिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास भी पुरानी है। आपके पास किसी के पास न्यू बुक है एनसीईआरटी की, तो उसमें देखिए आपको प्रोसेस गिवन है, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि जहां नीड होगी उसी के साथ नीचे ही होगा प्रोसेस भी। प्रोसेस हमारे सिलेबस में है। हाँ जी, है किसी की बुक में? नो मैम। नो फिर मैम। ये No, प्रोसेस, ma'am. प्रोसेस तो फिर आप लिख ही लीजिए। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोसेस मींस क्या है कि कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ जाके खत्म होता है, स्टेप्स है। प्रोसेस क्या होता है, स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जब भी एक एंटरप्राइज आप स्टार्ट करते हो तो क्या क्या स्टेप्स लेते हो। फर्स्ट पॉइंट इज 7-8 पॉइंट्स हैं, पर एक एक लाइन के, इतनी डिटेल नहीं है क्योंकि नया टॉपिक है। जितना हमें पीछे से दिया हुआ हम उतना ही करेंगे, इसके बारे में इतने हमें डिटेल मिलेगी भी नहीं, क्योंकि न्यू टॉपिक्स ऐड होते हैं, उनके बारे में उतनी डिटेल आपको नहीं मिलती, और इतनी डिटेल हमें करनी भी नहीं है। जितना बोला है उतने ही करेंगे, उतने में ही क्वेश्चन आ जाएगा उसका। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, देखो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, अभी हमने बोला ये एक प्रोसेस की तरह काम करता है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है एक दिन में आइडिया आया और एक दिन में सब कुछ हो गया, नहीं ना। तो एक स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप आ जाएगा सेल्फ डिस्कवरी। फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी का मीनिंग क्या है कि अपने अंदर की सेल्फ डिस्कवरी को फाइंड आउट करो कि आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है ना। मुझे एक काम शुरू करना है तो मुझे पता हो मुझे क्या अच्छा लगता है। यस, फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ डिस्कवरी। अंडर दिस स्टेप, आप पहले लिख लीजिए, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगी। अंडर दिस स्टेप, अंडर दिस स्टेप एंटरप्रेन्योर असेस, under this step entrepreneur assess what was his strength and weaknesses, what was his strength and weaknesses, and what he enjoy, and what he enjoy, what he enjoyed doing, and his work experience, what he enjoyed doing and what his work experience.
मीन्स फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ कि हमें पहले सेल्फ डिस्कवरी करनी है कि हमारे क्या क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं। जब मुझे पता है कि मैं इस काम में बहुत अच्छी हूँ या उस काम में मुझे थोड़ा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ऑब्वियस है जो काम मैं अच्छी तरह कर पाऊंगी मैं उसी में बेस्ट करूंगी, उसी को वर्क करूंगी, एक्सपीरियंस करूंगी। तो फर्स्ट आ जाएगा पहले सेल्फ डिस्कवरी करना। सेकेंड पॉइंट आएगा आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। Identify the opportunities. Identify opportunities means लिखिए under this step we try to find out the needs, wants and problems so that he can get an opportunity, so that he can get an opportunities to overcome the problems and fulfill the need देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने डिस्कवरी करी, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जाना, फिर हमने नीड्स, वांट्स और प्रॉब्लम्स को जाना, अपॉर्चुनिटीज को जाना कि हम कैसे जो अपनी नीड्स है उनको फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड स्टेप आ जाएगा जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज। थर्ड स्टेप इज जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज। अब जो हमारे अंदर आइडियाज और नीड्स आ रहे हैं जिन्हें हमें फुलफिल करना है, उनको हम कैसे इवेल्युएट और जनरेट करेंगे। थ्रू वेरियस मेजर्स, इसके अंदर लिखिए इस टॉपिक में, थ्रू वेरियस मेजर्स सच एज डिस्कशंस। अब जो आइडियाज आ रहे हैं उनको आप कैसे वो करोगे, डिस्कशन करके। थ्रू वेरियस मेजर्स सच एज डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिएटिविटी, experiences, ideas, new ideas। अब ये सब चीजें जो है हम उसमें वेरियस मेजर्स देखेंगे, चाहे उसमें एक्सपीरियंस हो गया, हमारा आइडियाज हो गए, एंड टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स। हम उन चीजों को मेजर करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखेंगे टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स। हमें पता है हमने एक कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, तो उस कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, इन सब चीजों से करेंगे। कोई मुझे बताएगा व्हाट डू मीन बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग, या ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्ड आया है? यस बॉयज एंड गर्ल्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग या वर्ड आया है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम मेरे हिसाब से काउंसलिंग टाइप है वो। देखो, एक ग्रुप में डिस्कशंस होती है ना, जब हम कोई प्रॉब्लम आ जाती है और हम सब कहते हैं अपना ग्रुप डिस्कशन करते हैं, आइडियाज दो, ठीक है।
ज्यादातर आपने उसमें भी देखा होगा, जब कई बार आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको एक बार टॉपिक भी दे दिया जाता है, ठीक है, या कॉलेजेस में ग्रुप्स में आपको कोई एक सॉल्यूशन देने को कहते हैं, कोई प्रॉब्लम दे देते हैं, कहते हैं सब मिलके इसका सॉल्यूशन निकालो, तो वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी बोलते हैं इनको, कई जगह तो बहुत ज्यादा ये चलता है ताकि पता चले कि कौन समझदार है। कई बार आपको नोट डाउन किया जाता है, ठीक है। अगर मोस्टली लेटेस्ट एग्जांपल अगर हम लें तो मोस्टली अगर आपने वो